ब्रिजेश पांडे क्लासेस में स्वागत है। आज हम एमए प्रथम सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास पॉलिटी हिस्ट्री ऑफ मेडुअल इंडिया सेकंड पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। कल हम आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न बताए थे, तो आज हम लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे और जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्योंकि इसका सीरीज नहीं मिल रहा है, बच्चों की कहने पे मैं बनाया हूँ, क्योंकि इसके सीरीज कहीं मिल नहीं रहा, इसलिए हम आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेकंड पेपर का बना दे रहे हैं और कल फर्स्ट पेपर का बना देंगे हिस्टोग्राफी का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ब्रिजेश पांडे क्लासेस जाके वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ निःशुल्क आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आपको पढ़ने के लिए और इसको वीडियो आपको देख लेने से एक बार आपको याद भी आ जाएगा देख के पढ़ने से। सिंध पर अरब विजय के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। जैसे आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा सिंध पर अरब विजय के प्रभाव का परीक्षण कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? मेन चीज़ आपको कोटेशन सबको आपको याद करना होगा। हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हेडलाइन लिख के अगर आप लिखेंगे तभी आप नंबर ज़्यादा पा सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं सिंध पर अरब आक्रमण का प्रभाव। सिंध पर अरब आक्रमण का प्रभाव कैसा था? अरब यद्यपि विशेष सैनिक सफलता भारत में प्राप्त न कर सके, किंतु उनका प्रभाव तत्कालीन भारत पर पड़ा। हेग जो लेखक हेग ने इस विषय में लिखा है, इस्लाम की लहर सिंध और दक्षिण पंजाब के ऊपर से बहकर पुनः पीछे हट गई और रेत पर कुछ चिन्ह छोड़ गए। जैसे हम बताते हैं सामाजिक प्रभाव। पहले हम देखते हैं सामाजिक प्रभाव, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा था अरब जब आक्रमण किए थे। अरब आक्रमणों का भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अरबों ने भारतीय लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने को प्रेरित किया तथा भारतीयों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर भारतीय मुसलमानों के एक नवीन वर्ग का जन्म दिया। अरब जो थे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया और यहाँ पर आके भारतीयों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे उनका और प्रगाढ़ बन सके, उनका वर्चस्व और बढ़े। फिर देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। ये तो आपका सामाजिक प्रभाव हो गया। फिर उसके बाद राजनीतिक प्रभाव क्या था? राजनीतिक प्रभाव था भारत के शक्तिशाली राजाओं से परास्त हो जाने के कारण अरबों को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, अतः उनके आक्रमणों का विशेष राजनीतिक प्रभाव नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा था? अरबों के आक्रमण का भारत पर सांस्कृतिक प्रभाव हुआ। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव तत्कालीन भारतीय व्यापार पर हुआ। भारतीयों के अरबों के सीधे संपर्क में आने से भारतीय व्यापार उन्नत हुई। भारतीय दर्शन का भी इस्लाम पर प्रभाव पड़ा तथा अरब के लोगों को दशमलव की पद्धति व नक्षत्र विद्या का ज्ञान भी भारतीयों से ही मिला। ये आपको जो अरब आक्रमण हुआ उसके बारे में जानकारी हुई, क्या भारतीय समाजों पर प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं तुर्की के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारणों का वर्णन कीजिए। राजपूतों की पराजय के कारण क्या कारण था जो पराजित हुए? सांस्कृतिक कारण। पहले हम देखते हैं सांस्कृतिक कारण में क्या था। सांस्कृतिक जो कारण था उसमें धार्मिक कारण। पहले हम देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या था? राजपूत काल में अनेक संप्रदाय विद्यमान थे, जिनका पारस्परिक वैमनस्य शास्त्रीय मतभेद तक सीमित न रहकर राजनीतिक षड्यंत्रों तक भी पहुंच जाता था। उस समय भाग्य में अटूट विश्वास रखने वाले हिंदू अकर्मण्य हो गए थे। राजपूत शासक ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों में विश्वास रखते थे। इख्तियारुद्दीन की विजय एवं लक्ष्मण सेन की पराजय इसका स्पष्ट प्रमाण था। यहाँ पर जब तुर्की ने आक्रमण किया, अरब आक्रमण ने, तो यहाँ अपने भारत के लोग जो हैं ये अंधविश्वास ज़्यादा विश्वास करते कि हम कुछ नहीं करेंगे, सारा भगवान करें। भगवान आप खुद थोड़ो करेंगे, खुद आपको करना पड़ेगा। यह धार्मिक अंधविश्वास के कारण राजपूत युगनियों समाज में अंधविश्वास एवं पाखंड का जोर था। अधिकांश जनता अपने शासकों को समान भाग्यवादी ही हो गई थी। अलबर्नी ने के अनुसार भारतीय विदेशियों को अपवित्र मानते थे। यदि उनसे खुरासान तथा फारस की किसी विज्ञान की बात की जाए तो वो उसे तथ्यहीन मानते थे। इससे भारतीय मध्य एशिया में हो रहे नवीनतम आविष्कारों के विषय में ज्ञान प्राप्त न कर सके। इसके अतिरिक्त राजपूत युगीन जनता के जनजीवन पर तांत्रिक एवं घोरपंथियों का व्यापक प्रभाव था। जनता तंत्र मंत्र जादू टोनी आदि पर बहुत विश्वास करती थी। राजनीतिक विषयों में जनता की रुचि न रही। बौद्ध एवं जैन धर्म के द्वारा अहिंसा के प्रचार भी जनता की भावनाओं को प्रभावित किया। तुर्कों का धार्मिक उत्साह क्या था? तुर्कों में अंधविश्वास नहीं था। वे जीवन के सुख के लिए स्वयं के प्रयत्नों में विश्वास करते थे। तुर्कों ने भारत के विरुद्ध युद्धों में जिहाद का नारा लगाकर और शारीरिक कष्टों को अपेक्षा करके पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना यह उद्देश्य बना लिया था कि यदि युद्ध में विजयी होंगे तो भारत के प्रचुर संपत्ति और विस्तृत
भूमि का लाभ उठाएंगे और यदि मर गए तो शहीदों की गिनती में आएंगे। इसके अतिरिक्त मुसलमानों में हिंदुओं की अपेक्षा धार्मिक उत्साह कहीं अधिक था। वे अपने धर्म को विश्वव्यापी बनाना चाहते थे। इस प्रकार राजपूतों एवं तुर्कों के धार्मिक दृष्टिकोण में भारी अंतर था। राजपूतों के धार्मिक अंधविश्वास ने उनकी पराजय में सहयोग दिया, जबकि तुर्कों की धार्मिक भावनाओं ने उनके लिए विजय का मार्ग प्रशस्त किया। वहाँ पर तुर्कों में क्या था? तुर्कों में यह था कि अगर मरेंगे तो शहीद हो जाएंगे, अगर जिएंगे तो धार्मिक अपना मजबूत करेंगे। और यही हिंदुओं में था कि अंधविश्वास ज़्यादा था, चलो भगवान उनको रोक लेंगे। हाँ, भगवान क्या, तुम्हें रोकना था। सामाजिक कारण क्या था? राजपूतों के पतन के लिए तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था उत्तरदायी थी। अभी तो हम आप सामाजिक धार्मिक कारण देख लिए, अब सामाजिक कारण देखते हैं। सामाजिक कारण में क्या था? वर्ण व्यवस्था। राजपूतकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था तथा जन्म के आधार पर ही वर्ण का निर्धारण होता था। वर्ण के व्यवसाय भी निर्धारित थे, जिसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव देश की सुरक्षा पर पड़ा। जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किए तो भारत की सुरक्षा का दायित्व सिर्फ क्षत्रियों को ही सौंपा गया। शेष भारतीय समाज ने यह मानकर कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार देश की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, अपने को राजनीति से पृथक रखा। इस प्रकार देश की सुरक्षा का प्रयत्न भारत की जनसंख्या के 1/4 भाग को ही करना पड़ा, जिसके निर्बल पड़ते इसके अतिरिक्त मुसलमानों में जिसके निर्बल पड़ते ही भारत प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ गया। जातियों का बाहुल्य। राजपूतकालीन समाज में हिंदू अनेक छोटी छोटी उपजातियों में विभाजित हो गए थे। प्रत्येक जाति स्वयं को एक पूर्ण समाज समझती थी तथा अन्य जातियों के साथ आचार व्यवहार, विवाह व खान पान जैसा कोई संबंध नहीं रखती थी। जाति प्रथा की जटिलता के कारण तत्कालीन समाज में ऊंच नीच व छुआछूत की भावनाएं उत्पन्न हुई, जो क्रमशः दृढ़ होती चली गई। अतः समाज में पारस्परिक प्रेम एवं स्नेह का स्थान घृणा एवं वैर ने ले लिया। इसके विपरीत मुसलमानों में ऐसी भावनाएं जागृत नहीं हुई थी तथा अपने धर्म के प्रचार एवं प्रसिद्धि के लिए वे एक साथ मिलकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को उद्यत रहते थे। यही रीजन था जिससे जो राजपूतों ने हार गया और तुर्कों की विजय हो गई। अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन कैसे विजय हुआ और उनका क्या उपलब्धियाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ। कुतुबुद्दीन ने अपने 4 वर्षीय अल्प शासन काल में उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, किंतु ये 4 वर्ष अत्यंत कष्टप्रद थे। उसे निरंतर अपने साम्राज्य की सुरक्षा में व्यस्त रहना पड़ा, जिसके कारण वह देश की शासन व्यवस्था में सुधार न कर सका। उसकी शासन पद्धति सैनिक थी तथा सेना की सहायता से ही वह प्रशासन करता था। यल्दौज से संघर्ष। कुतुबुद्दीन को सर्वप्रथम ताजुद्दीन यल्दौज का सामना करना पड़ा। गोरी की मृत्यु के पश्चात यल्दौज ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा गजनी का स्वतंत्र शासक बन गया। कालांतर में यल्दौज की गजनी से भागना पड़ा, जिसका लाभ उठाते हुए ऐबक गजनी में पहुंचा तथा 1208 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। ऐबक के शासन को गजनी की जनता ने पसंद नहीं किया, अतः शीघ्र ही ऐबक को गजनी छोड़ना पड़ा। ऐबक के गजनी से लौट आने का यल्दौज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। यद्यपि ऐबक गजनी में यल्दौज की सत्ता न समाप्त कर सका, किंतु उसको भारत पर भी अधिकार ऐबक ने न करने दिया। बंगाल में विद्रोह। ऐबक के शासनकाल के दौरान बिहार तथा बंगाल विद्रोह हो रहे थे। ऐबक का पुत्र अलीम अर्दन खां लखनौती का स्वतंत्र शासक बन गया था, किंतु खिलजी सरदारों ने उसे बंदी बना लिया। अलीम अर्दन खां किसी प्रकार यहाँ से भाग दिल्ली आया तथा ऐबक से सहायता मांगी। ऐबक ने अपने दूत के रूप में कैमाज रूमी को बंगाल भेजा, जिसके अधिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप खिलजी सरदार ऐबक को अपना शासक मानने को राजी हो गए। अलीम अर्दान पुनः बंगाल का शासक बन गया। सिंध एवं मालवा। गोरी के पश्चात नसरुद्दीन कुबाचा ने सिंध तथा मालवा के प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। ऐबक सिंध व मालवा पर अधिकार करना चाहता था, किंतु वह ऐसा न कर सका। अतः ऐबक ने कूटनीति का सहारा लेते हुए वह अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन से कर दिया, ताकि वह बंगाल की स्थिति पर पूर्ण ध्यान दे सके। इस प्रकार उसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लेकर अपने शत्रु से संबंधों का सुधारा। इस प्रकार अपने 4 वर्षीय शासन काल में ऐबक समस्याओं से ही घिरा रहा। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़ों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई।
मूल्यांकन तब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में इस्लामी साम्राज्य का संस्थापक था। वह एक सफल एवं महान सेना नायक था। उसने कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए वैवाहिक संबंधों की सहायता से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा, वह एक प्रतिभाशाली सैनिक था और हीन तथा दरिद्र अवस्था में उठकर शक्ति तथा यश के शिखर पर पहुंच गया। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद करके भारत को उसके प्रभुत्व से मुक्त कर दिया। मिन्हाज भी उसकी प्रशंसा की, जो मिन्हाज लेखक थे वो भी प्रशंसा की हैं कि उसके शब्दों में ऐबक उच्च भावनाओं से ओतप्रोत एवं विशाल हृदय सम्राट था। हबीब एवं निजामी ने भी एक के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए लिखा, ऐबक के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए लिखा, उसकी महानता का यही सर्वोत्तम गुण है कि यद्यप भारत में उसकी जीवनचर्या अनवरत सैनिक गतिविधियों में बीती, किंतु उसने जो छाप जनसाधारण के मन पर छोड़ी वह विनाश और विध्वंस की नहीं थी, अपितु न्याय और उदारता की थी। ऐबक अत्यंत दानी एवं उदार शासक था। फरिश्ता ने लिखा है कि जनसाधारण किसी व्यक्ति के असीमित दान की प्रशंसा करते थे, वह उसे अपने समय का ऐबक कहते थे। अब हम इल्तुतमिश के बारे में बताते हैं। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों क्या हुआ, कौन कैसा राज्य किया। पहले हम देखते हैं प्रारंभिक जीवन। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी में गद्दी का स्वामी बना, किंतु वह बहुत अयोग्य एवं ऐश्वर्यशाली सुल्तान था। उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। मध्य एशिया के निवास करने वाले भाइयों ने बाल्यकाल में उसे दास बनाकर जमालुद्दीन नामक व्यापारी को बेच दिया, जो उसे गजनी ले गया। वहाँ से वह दिल्ली लाया गया, जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। वह बड़ा सुंदर और स्वस्थ था। गोरी उसके गुणों से बहुत प्रभावित था। उसने उसके संबंध में एक बार स्वयं लिखा, इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी दिन वह ख्याति प्राप्त करेगा। अपनी योग्यता से ही वह अमीर ए शिकार के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। ग्वालियर विजय के उपरांत उसको ग्वालियर का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसी समय कुतुबुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। 1211 ईस्वी में उसने आराम शाह को युद्ध में परास्त कर दिल्ली के राज सिंहासन को प्राप्त कर लिया। जो आराम शाह था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा, उसको इल्तुतमिश ने हरा दिया 1211 ईस्वी में। फिर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्याएं। राज सिंहासन पर बैठने के बाद इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये समस्याएं निम्नलिखित थी। एल्दौज की समस्याएं। एल्दौज गजनी में गोरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था, अतएव वह स्वयं को दिल्ली सल्तनत का अधिकारी समझता था। इससे इल्तुतमिश को चिंता हुई। कुबाचा की समस्या। कुबाचा ऐबक का बहनोई था तथा इल्तुतमिश का प्रबल शत्रु था। उसने मुल्तान तथा सिंध में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा पंजाब में एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। अलीम आर्दान खां की समस्या। बंगाल का शासक अलीम आर्दान खां इल्तुतमिश की अधीनता में रहने को तैयार न था। उसने बंगाल में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कुतुब अमीरों की समस्या। कुतुबी अमीरों इल्तुतमिश को अपना सुल्तान न स्वीकार करके उसे एक अपहरणकर्ता मानते थे। वे इल्तुतमिश को दासों का दास समझते थे। इजामों में भी पूछा जाता है दासों का दास किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। राजपूतों की समस्या। राजपूत महमूद गजनवी और गोरी से पराजित होकर अपनी शक्ति को बढ़ाने में व्यस्त थे। ग्वालियर, अजमेर, रणथंभौर तथा दोआब में उन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी। मंगोलों की समस्या। इसी समय मंगोलों की समस्या भी सामने आ गई। इस समय चंगेज खां के गिरोह मध्य एशिया में फैल रहे थे। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश अपहरणकर्ता का स्पष्ट। जो सब कहते हैं इल्तुतमिश अपहरण करता है, इस पर स्पष्ट कर दीजिए। अति लघुत्तरी में पूछा जाता है, कभी कभार दीर्घ उत्तरी में आ जाता है इल्तुतमिश का जीवन परिचय। तो आप ये सब दोनों आंसरों को लिख सकते हैं। जैसे इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं था, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि उसने अनियमित रूप से गद्दी हड़प ली। सर्वप्रथम आधुनिक इतिहासकार अर्नोल्ड ने
इल्तुतमिश को अपहरणकर्ता कहा। अपहरणकर्ता किसने कहा? अर्नोल्ड ने कहा। किसने? इतिहासकार अर्नोल्ड ने कहा। वह ऐबक का गुलाम वंश का वास्तविक शासक मानता है। इस संबंध में समकालीन इतिहासकार मिनहाज क्या कहते हैं? मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, सुल्तान ऐबक की मृत्यु पर हिंदुस्तान के अमीरों ने सैनिक अनुशासन तथा शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए आराम शाह को सिंहासनासीन कर दिया। विद्वान इतिहासकार पुनः लिखता है कि सुल्तान ऐबक के 3 पुत्रियां थीं, जिनमें एक पुत्री का विवाह उसने इल्तुतमिश से तथा 2 पुत्रियों का विवाह कुबाचा से कर दिया और वह इल्तुतमिश को पुत्र कहकर पुकारता था। इल्तुतमिश को कौन पुकारता था पुत्र कहकर? कुतुबुद्दीन ऐबक पुकारता था। इल्तुतमिश को ही राज देने का विचार सुल्तान का था। उसने उसे बदायूं की जागीर दे दी थी। ऐबक के कोई पुत्र न था। ये कह रहे हैं ऐबक को कोई पुत्र नहीं था, जो कि आराम शाह था। अतः इल्तुतमिश को अपहरणकर्ता नहीं मानना चाहिए। इब्न बतूता भी एक ऐबक को पुत्रहीन मानता है तथा दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र शासक मानता है, और वह कहता है कि इल्तुतमिश प्रथम सम्राट था जिसने स्वतंत्र होकर दिल्ली का शासन किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का कथन है, इल्तुतमिश का दिल्ली की गद्दी के लिए चुना जाना सर्वोत्तम था। यहाँ पर इतिहासकारों में अधिकतर हर जगह इतिहास में अधिकतर विवादित रहते हैं। कुछ जो लेखक हैं कुछ अलग बातें बताते हैं, कुछ लेखक हैं जो अलग कहते हैं, कुछ अपोजिट रहते हैं, कुछ उसके पक्ष में रहते हैं। इसलिए आप दोनों पक्षों को रखिएगा, ठीक है। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने क्या कहा? प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने इल्तुतमिश को शासक बनने का वर्णन इस प्रकार किया कि ऐबक की मृत्यु पर लाहौर में अमीरों ने उसके पुत्र, ये बता रहे हैं हबीबुल्लाह के उनके पुत्र थे, और जो इब्न बतूता कहते थे कि इनके पुत्र नहीं थे, ठीक है। ऐबक के लाहौर ने हबीबुल्लाह ने बताते हैं उसके पुत्र आराम शाह को अपना मुखिया घोषित किया, परंतु दिल्ली के अमीरों ने उसका समर्थन नहीं किया, जिनका नेतृत्व प्रधान काजी कर रहा था। उन्होंने बदायूं के गवर्नर ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को ताज के लिए निमंत्रित किया। वर्तमान इतिहासकार डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी ने इस विवादग्रस्त प्रश्न को समाप्त ही कर दिया। उनका विचार है कि इल्तुतमिश एक अपहरणकर्ता नहीं था, क्योंकि उस समय दिल्ली राज्य में अपहरण करने के लिए कुछ था ही नहीं। ये तो अपहरणकर्ता राम प्रसाद ने तो कह दिया कि उस समय कुछ था नहीं, तो अपहरणकर्ता से करने से क्या फ़ायदा। अब हम देखते हैं बलबन बहुत वर्चस्व था गुलामों में। बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? दिल्ली के सुल्तानों में बलबन का व्यक्तित्व सर्वाधिक आकर्षक है। उसमें भी वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक सफल एवं कुशल शासक में होने चाहिए। वह अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ही एक गुलाम का गुलाम होकर इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया कि वह एक कुशल योद्धा ही नहीं अपितु योग्य एवं दूरदर्शी शासक भी था। उसके इन समस्त गुणों की प्रशंसा करते हुए इतिहासकार लेन पूल ने कहा, इतिहासकार लेन पूल, जैसे एग्जाम में आप इतिहासकार क्या कहें इसको अगर लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। लेन पूल ने क्या कहा? बलबन द स्लेब कैरियर हंटर जनरल स्टेटस मैन एंड द सुल्तान इज ऑन of the most striking the figures among many notable men in the long line of the king of Delhi। ये बताते हैं कि जो बलबन जो हैं गुलाम, मिस्त्री, शिकारी, सेना नायक, राजनीतिक तथा सुल्तान आदि विभिन्न सेवा में कार्य करने वाला बलबन दिल्ली शासकों की दीर्घ परंपरा में सबसे अधिक आकर्षक व्यक्तियों में से एक है। शासक के रूप में बलबन ने एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नीति अपनाई जो निम्नलिखित है। सम्राट के पद को पुनः प्रतिष्ठित करना। इल्तुतमिश को अयोग्य उत्तराधिकारी को समय में ही सम्राट के पद का महत्व घट गया। इसी स्थिति का चित्रण करते हुए बर्नी ने लिखा है कि सरकार का भय जो शासन तथा राज्य के वैभव का स्रोत है, लोगों के हृदय में से समाप्त हो गया और देश दुर्दशा की कगार पर पहुंच गया था। अतः बलबन के सम्मुख सबसे प्रमुख समस्या थी कि वह सम्राट के गौरव को पुनः स्थापित करे। इस दृष्टि से बलबन ने निम्नलिखित कार्य किए। दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन। बलबन ने राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका कहना था, बलबन का कहना था, सम्राट पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि होता है। बलबन कहता था जो सम्राट होता है वह ईश्वर की प्रतिनिधि होता है, उस पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है और ईश्वर चाहता है कि वह सम्राट हो सकता है। मनुष्य की वश की बात नहीं है कि वह सम्राट बन जाए। अतः सभी को सम्राट की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार बलबन सम्राट के पद पर
लोगों के हृदयों में इस प्रकार बैठा दिया चाहता था कि जिससे लीग शासक बनने का स्वप्न न देख सके और न विद्रोह कर सकें। बलबन के शासन संबंधी सिद्धांतों की बातें स्पष्टता उसने जो अपने पुत्र मोहम्मद को बताई थी उससे स्पष्ट होती है। बर्नी के अनुसार सुल्तान भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसे सदैव अपने पद की शोभा तथा उसके गौरव को बनाए रखने हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसे ऐसा ही व्यवहार अपनी स्त्री, अपने बच्चों तथा अपने गुलामों और मित्रों के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो अपने घर में अनर्गल होता है वह बाहर भी अनर्गल होता है। वह आगे लिखता है कि जब तुम सिंहासनासीन होना तब अपने को भगवान का प्रतिनिधि मानकर चलना, अपने महान दायित्व का ध्यान रखना तथा किसी प्रकार का कोई ऐसा तुच्छ कार्य न करना जिससे सम्राट का पद कलंकित हो। तुच्छ तथा लोभी व्यक्तियों से संपर्क न रखना, कभी भी अत्यधिक क्रोध न करना, क्योंकि सम्राट का क्रोध मृत्यु का कारण है। राजकोष को बड़ी मित व्ययिता परंतु उदारता के साथ राजकार्य में व्यय करना चाहिए। यह किसने कहा था? बर्नी ने कहा था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। बलबन की मंगोल नीति का वर्णन कीजिए। जो मंगोल आक्रमण हो रहा था उसमें बलबन की नीति क्या थी? बलबन दास वंश में सबसे बड़ा सुल्तान था। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। वह एक इलवरी तुर्क था। छोटी अवस्था में उसे मंगोलों ने पकड़ लिया था और गजनी में उसे एक विद्वान व धार्मिक मनुष्य बसरा निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया गया। 1232 ईस्वी में ख्वाजा उसे अन्य दासों के साथ दिल्ली लाया, जहां इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। बलबन इल्तुतमिश के उन तुर्की दासों में से एक था जिन्हें 40 चहेगन कहते हैं। अपने प्रयत्नों से वह रजिया सुल्तान के समय में अमीर-ए-शिकार हो गया। उसने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में तुर्की सरदारों की सहायता की। मंगोल नीति। मंगोल आक्रमण का भय बलबन के सम्मुख सर्वदा रहा। इसी कारण बलबन राज्य विस्तार की नीति अपनाने में समर्थ न हुआ, परंतु बलबन ने मंगोल आक्रमणों को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की। आरंभ के कुछ वर्षों में उत्तर पश्चिमी सीमा का रक्षक बलबन का चचेरा भाई शेर खां था। जो प्रोफेसर हबीबुल्लाह और डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने लिखा है कि शेर खां एक महान योद्धा था और उसने मंगोलों एवं खुखरों को आंतरिक कर रखा था, परंतु डॉक्टर के ए निजामी इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका कहना है कि मिन्हाज ने किसी भी ऐसे युद्ध का वर्णन नहीं किया जिसमें शेर खान ने मंगोलों के विरुद्ध भाग लिया हो, बल्कि उसके विपरीत वह मंगोलों की सेवा करने को तत्पर हो गया था। बलबन ने उसे दिल्ली के निकट की जागीर प्रदान की, परंतु जब वह कुछ वर्षों तक वहां नहीं आया तो बलबन ने उसे जहर खिलाकर मरवा दिया। उपर्युक्त कोई भी कारण रहा होगा, परंतु बलबन के प्रारंभिक समय में मंगोल आक्रमणों को सफलता नहीं मिली। अथवा आक्रमण हुए ही नहीं थे। शेर खां के मृत्यु का परिणाम यह हुआ कि 1272 ईस्वी में मंगोलों ने खोखरों व अन्य जातियों की एक बार फिर चढ़ाई शुरू कर दी। बलबन ने तैमूर खां को सुनाम व सामना का प्रबंध नियुक्त किया। अन्य एकताओं व दुर्गों का प्रबंध अन्य अमीरों व सरदारों को सौंपा गया। ये प्रबंध सफल सिद्ध न हो सके। ऐसे परिस्थितियों के कारण बलबन ने अपने पुत्र मोहम्मद को दक्षिण सीमाओं के प्रबंध नियुक्त किया। मोहम्मद ने मुल्तान का अपना मुख्य केंद्र बनाया। शाहजादा मोहम्मद बलबन का सबसे बड़ा तथा योग्य पुत्र था। वह सिंहासन का उत्तराधिकारी। वह योग्य सेनापति के अतिरिक्त सुसभ्य तथा और साहित्य में उसकी रुचि थी। विद्वान अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन उसके संरक्षण में आरंभ किया। फारसी के महान कवि शेख सादी को भी अपने निमंत्रित किया, यद्यपि वह अपनी वृद्धावस्था के कारण आ नहीं सका। शाहजादे ने मंगोल आक्रमण को रोकने में आशातीत सफलता प्राप्त की। मुल्तान जो था, मुल्तान या बलबन का पुत्र बहुत साहसी था और विद्वान भी था। 1279 व 1285 में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। फिर अब 1279 से 1285 में मंगोल ने फिर आक्रमण किया। ये आक्रमण इतने बड़े थे कि सुल्तान को अपनी सारी शक्ति और सारे साधनों का प्रयोग करना पड़ा। मंगोलों को पराजय के साथ भागना पड़ा। 1286 ईस्वी में मंगोल पुनः प्रकट हुए। 1285 में हारे, फिर 1286 में युद्ध करने के लिए आ गए। इस समय राजकुमार मोहम्मद की हत्या हो गई थी। कभी अमीर खुसरो को भी पकड़ लिया गया।
यह सच है कि बलबन लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया, किंतु उसकी शक्ति उससे अधिक न बढ़ सकी। रावी नदी से आगे का सारा क्षेत्र मंगोलों के नियंत्रण में रहा। मंगोल भी शक्तिशाली थे। अब रजिया के पतन के कारण, रजिया का पतन के कारण इसका पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। रजिया के पतन के कारण क्या था? डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि रजिया की सफलता ही उसके पतन का कारण बनी। उसने ताज की शक्ति को निरंकुश बनाने का प्रयत्न किया। रजिया गैर तुर्कों का एक प्रतिस्पर्धी दल बनाकर तुर्क अमीरों की शक्ति का संतुलन करना चाहती थी। तुर्की अमीरों जिन्होंने अपने को एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित कर लिया था, रजिया की इस प्रकार की नीति को सहन नहीं कर सकते थे। उनका विचार था कि उनके बिना राज्य का काम नहीं चल सकता था। अमीरों के असंतोष का एक अन्य कारण रजिया की जलालुद्दीन याकूत नामक कर्मचारी पर विशेष कृपा होना था। क्या था? रजिया जलालुद्दीन याकूत नामक कर्मचारी पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती, सारा कार्य उसी से करवाती थी, इसीलिए और सबको जलन होने लगी। इसी कारण डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने रजिया के इस कार्य की कट आलोचना की और तुर्की अमीरों की सुल्ताना का यह आचरण असहाय था और रजिया के विरुद्ध विद्रोह की भावनाएं प्रबल होने लगी। प्रोफेसर हबीब एवं निजामी ने लिखा कि जब सुल्ताना रजिया ने जमालुद्दीन याकूत हफ्सी को अपना विश्वास पात्र बना लिया और शमसीदास तुर्क अमीर तथा मलिक सुल्तान से अप्रसन्न हो गए, तो मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन आमिर हाजिब को, जो मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ताबर हिंद के राज्यपाल का मित्र था, सहायक था, इस परिवर्तन की सूचना दे दी गई। अल्तुनिया ने विद्रोह की तैयारी प्रारंभ कर दी। विद्रोही रजिया की मृत्यु, रजिया की शक्ति एवं उसके सैनिकों की स्वामी भक्ति को पहचानते थे, अतः वे रजिया को दिल्ली से बाहर लाकर पराजित करना चाहते थे, क्योंकि जान रहे थे अगर वो दिल्ली में रहेंगी तो उसको पराजित करने में असंभव होगी। सर्वप्रथम पंजाब के प्रांतिपति कबीर खां ने विद्रोह किया। रजिया ने कबीर खां को परास्त किया। वह अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1240 ईस्वी में भटिंडा के प्रांतपति अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया उसका दमन करने के लिए आगे बढ़ी, किंतु भटिंडा पहुँचते ही याकूत की हत्या कर दी गई। याकूत की हत्या से रजिया का मनोबल निश्चित रूप से टूट गया, क्योंकि याकूत जो था उनका सबसे विश्वास पात्री सेनापति था। अल्तुनिया, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। अल्तुनिया ने जो था रजिया को बंदी बना लिया तथा इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम को गद्दी पर बैठाया गया। कालांतर में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। बाद में फिर उसके बाद अल्तुनिया और रजिया की शादी हो गई। तो बहराम की नीतियों से नाखुश होकर अल्तुनिया ने रजिया के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया, प्रस्थान किया, किंतु बहराम ने उन्हें परास्त कर दिया। पराजित होकर रजिया व अल्तुनिया को भटिंडा वापस लौटना पड़ा। 13 अक्टूबर 1240 को कुछ हिंदुओं ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी। रजिया ने निसंदेह एक श्रेष्ठ शासिका थी। एक योग्य शासक के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। वह शासन के संगठन में प्रवीण थी तथा एक योग्य सैनिक के भी सभी गुण उसमें विद्यमान थे। वह एक चतुर राजनीतिक थी। प्रोफेसर हबीब एवं निजामी ने लिखा, इस तथ्य से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी में वह सबसे योग्य थी। प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज ने लिखा है, वह एक महान शासिका, बुद्धिमती, न्यायी, उदार एवं विद्वान को आश्रय देने वाली प्रजा की शुभ चिंतक, सैनिक गुणे से संपन्न तथा उन सभी प्रशंसनीय गुणों तथा योग्यताओं से परिपूर्ण थी जो एक सफल शासक के लिए आवश्यक थे। किंतु दुर्भाग्य से वह एक स्त्री थी। उसकी असफलता व अल्प शासन इस बात पर प्रमाण है कि मुसलमान राजनीति में स्त्रियों के लिए कोई स्थान न था। वहाँ पर मुसलमानों में स्त्रियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। यही रीज़न था कि वह सफल ज़्यादा नहीं हो पाई, जो इसका पतन हो गया। रजिया का पतन होने का कारण कि वह स्त्री थी, इसी के कारण पतन हो, क्योंकि मुसलमान राजनीति में स्त्रियों के लिए कोई स्थान न था। उल्लेखनीय है कि रजिया के पतन के लिए मात्र यही एक कारण उत्तरदायी नहीं था। उसके पतन का मुख्य कारण उसकी स्त्री होना नहीं, वरन तुर्क अमीरों की बलवती महत्वाकांक्षा थी। कई रीजन था, जिसमें एक रीजन स्त्री होना भी एक था। वे सुल्तान को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर राज्य की शक्ति पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहती थी, किंतु रजिया द्वारा उसके विरुद्ध नीति अपनाई गई। रजिया ने संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया, जिसका तुर्क अमीरों द्वारा विरोध हुआ। एक कारण था, जो तुर्क अमीर थे वो भी विद्रोह करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम
रजिया को कठपुतली बनाकर अपना सारा काम करवाएं। लेकिन वह नहीं, ऐसा नहीं की। एक रीजन ये भी था जिसका अंत रजिया के पतन के रूप में हुआ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमण का वर्णन। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी गोर का रहने वाला था। गोर का पहाड़ी जिला गजनी तथा हिरात के बीच स्थित था। 1173 में गोर के मुल्तान गयासुद्दीन अपने अनुज शहाबुद्दीन मोहम्मद को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया। यद्यपि गजनी में वह स्वतंत्र रूप से शासन करता था, किंतु वह अपने भाई के प्रति भी वफादार रहा। मुल्तान एवं कच्छ पर आक्रमण 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर उस समय करमार्थियन संप्रदाय के मुसलमान शासक का अधिकार था। गोरी ने शीघ्र ही मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1176 ईस्वी में गोरी ने कच्छ पर भी अधिकार कर लिया। सिंध पर विजय। उसके बाद मुल्तान के बाद फिर मुल्तान कच्छ जीता। फिर उसके बाद सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर 1182 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। वह देवल तथा दक्षिण सिंध पर अधिकार करने में सफल हुआ। फिर उसके बाद अहिनवाड़ पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में किया था। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने उसे परास्त किया। 1178 में जब युद्ध अहिनवाल पर आक्रमण किया, उस समय मूलराज द्वितीय ने उसे हरा दिया। फिर उसके बाद चौथा युद्ध फिर पंजाब विजय 1178 ईस्वी में, पेशावर 1185 में, सियालकोट 1186 में, लाहौर अपने अधीन कर लिया। ये ऐसे इसका सिलसिला चलता रहा, वो जीतता रहा। फिर सरहिंद पर आक्रमण किया 1189 मोहम्मद गोरी ने सरहिंद पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार कर लिया। सिर्फ वह कहाँ हारा? अहिनवाड़ में हारा। अहिनवाड़ कहाँ है? गुजरात पर। उस समय मूलराज द्वितीय ने उसे हरा दिया और बाकी हर जगह जीता आ रहा था। फिर उसके बाद तराइन का युद्ध लड़ा। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गोरी के सरहिंद पर अधिकार कर लिया और चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय संसकित उठा। अतः गोरी का सामना करने के उद्देश्य से अत्यंत शक्तिशाली सेना के साथ पृथ्वीराज ने कूच किया तथा शीघ्र ही थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान में दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी गंभीर रूप से घायल हुआ। वह अपने कुछ वफादार सैनिकों की सहायता से भागने में सफल हुआ। गोरी के भागते ही मुसलमान सेना युद्ध छोड़कर भाग निकली। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है, पृथ्वीराज चाहता था कि भागती हुई मुसलमान सेना को पूर्णतः नष्ट करने पर अपनी इस विजय की अस्थायी बना सकता था, किंतु ऐसा करने के लिए स्थान पर उसने बिखरी हुई सेना को बिना परेशान किए वापस लौटने दिया। इस प्रकार की आदर्श नीति चाहे हिंदू शास्त्रों के मानवीय आदर्शों, किंतु वह यह नीति दूरदर्शिता एवं युद्ध के सिद्धांतों के प्रतिकूल थी। यह वास्तव में हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए घातक थी, जिसका उत्तरदायी पृथ्वीराज है। फिर जब तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी का हार हुआ, वह भाग गया। फिर वह तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर मोहम्मद गोरी 1192 ईस्वी में आया। फिर पृथ्वीराज चौहान से लड़ा और मोहम्मद गोरी ने छल कपट की नीति का पालन कर धोखे से पृथ्वीराज के विश्राम करती हुई सेना पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज की सेना सो रही थी, उसी समय वह आक्रमण कर दिया। वह जान रहा था कि अगर जागती हुई सेना पर हम आक्रमण करेंगे तो हार जाएंगे, इसीलिए सोते हुए आक्रमण किया ताकि उनको मौका ना मिले, और इसी का लाभ उठाते हुए पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और पृथ्वीराज को बंदी बनाया। बाद में उसकी हत्या कर दी। यह युद्ध तराइन के मैदान में ही हुआ था। गोरी ने अजमेर तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। गोरी का वर्चस्व बढ़ता रहा। फिर उसके बाद जयचंद के चंदावर का युद्ध हुआ। जयचंद की चंदावर में युद्ध हुआ, जो जयचंद 1194 में पराजय हो गए। पृथ्वीराज को परास्त करने में उपरांत मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रयत्न किया। कन्नौज में उस समय गढ़वाल वंश का अत्यंत शक्तिशाली शासक जयचंद था। लेकिन उस समय जब युद्ध चल रहा था चंदावर में, तो ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद गोरी हार जाएगा, जयचंद जीत जाएगा। लेकिन लाभ अंत में ऐसा पासा पलटा कि जयचंद के आँख में तीर लग गई। इसी का लाभ उठाते हुए मोहम्मद गोरी ने उसके पराजय कर दिया, जिसके शासन जयचंद शासन रहा। 1104 मोहम्मद गोरी ने जयचंद पर आक्रमण किया तथा दोनों पक्षों के मध्य चंदावर आधुनिक फिरोजाबाद में समीप के दौरान मैदान में घमासान युद्ध हो रहा था। गोरी की पराजय होने वाली थी। जयचंद के अचानक कुतुबुद्दीन का एक तीर लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जयचंद के मरते ही हिंदू सेना युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। मोहम्मद गोरी ने मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया। वह अपार धन संपत्ति लूटी
फिर उसके बाद अजमेर अजमेर हाँसी व दिल्ली के विद्रोह 1192 1123 93 में अजमेर हाँसी तथा दिल्ली में मुसलमानों के विरुद्ध विद्रोह हुआ, किंतु कुतुबुद्दीन ने उन्हें दबा दिया। फिर बयाना एवं ग्वालियर पर अधिकार हो 1195 से 1106 मोहम्मद गोरी ने 1195 ईस्वी में बयाना तथा ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 1195 में बयाना और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। फिर गुजरात पर आक्रमण 1195 कुतुबुद्दीन ने अजमेर के महर कबीले पर आक्रमण किया, किंतु चालुक्यों की सहायता से मेहरों ने उसे परास्त किया। कुतुबुद्दीन ने गजनी की विशाल सेना प्राप्त कर 1197 में गुजरात पर आक्रमण किया। पहले 1195 किया, हार गया। फिर 1197 में पूरी सेना के साथ आक्रमण किया। चालुक्य राजा भीम द्वितीय की राजधानी अहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद भीमराव द्वितीय को 1197 में हरा दिया। फिर 1201 ईस्वी भीम ने पुनः गुजरात पर अधिकार किया। फिर अन्य प्रदेशों पर कुतुबुद्दीन के आक्रमण कुतुबुद्दीन ने अपने सैनिक अभियान निरंतर जारी रखे, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बदायूं, नाडोल, कालिंजर, खजुराहो, बिहार व बंगाल के कुछ भूभागों पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी मोहम्मद गजनवी के समान केवल लूटपाट नहीं वरना अपने साम्राज्य के भारत में स्थापना करना चाहता था, जिससे उससे पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई। मोहम्मद गोरी ने 1206 में उसकी किसी शत्रु के द्वारा हत्या कर दी गई। मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसके पश्चात उसके द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों का शासक कुतुबुद्दीन बना, जो पहले मोहम्मद गोरी का दास था। अब हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के पतन के क्या कारण थे। जो गुलाम वंश पतन हो गया, क्या रीजन था। गुलाम वंश के पतन के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख कारणों का वर्णन निम्नलिखित है। जिसमें पहला रीजन है अयोग्य उत्तराधिकारी। निरंकुश राजतंत्र में शासक की योग्यता सैनिक शक्ति पर आधारित रहती थी। उसका उत्थान तथा पतन शासकों की योग्यता और अयोग्यता पर निर्भर रहती है। बलबन की मृत्यु के बाद उसके सभी उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। उसमें से किसी भी में भी वह क्षमता नहीं थी कि वह दिल्ली राज्य को बचा सकते। बलबन कई खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध कैकूबाद को शासक बनाया गया। कैकूबाद बहुत ही अयोग्य तथा वह व्यसनी था। उत्तराधिकारी के नियम का अभाव था, ये एक रीजन था गुलाम का पतन होने के कारण। उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। सबसे योग्य व्यक्ति ही शासक हो सकता था। योग्यता की कसौटी सख्त परीक्षण थी। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था तथा गद्दी पर अधिकार कर सकता था, उसी का अधिकार वैध माना जाता था। अतः हर सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो जाता, इसी से सत्य का ह्रास होता था। फिर उसके बाद निरंकुश राजतंत्र, तीसरा रीजन था निरंकुश राजतंत्र। यह युग निरंकुश राजतंत्र क्या युग था। गुलाम वंश पूर्णतः सैनिक बल पर आधारित था। ऐसे युग में वे ही शासक सफल हो सकते थे जो अच्छे सैनिक होते थे। राजा का उत्थान तथा पतन शासकों के व्यक्तित्व पर निर्भर रहता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि मध्यकालीन राजनीति में व्यक्तिगत तथ्य अधिक महत्वपूर्ण रहे। फिर चौथा रीजन अमीरों का विद्रोह। इस युग में अमीर तथा तुर्क सरदार अधिक षड्यंत्रकारी रहे। प्रत्येक शासन को षड्यंत्र एवं विद्रोह का सामना करना पड़ा। ऐबक एवं इल्तुतमिश को इल्दौज कुबाचा तथा अलीम अर्दान के विद्रोह का सामना करना पड़ा। रजिया तथा नसरुद्दीन के समय विद्रोही की संख्या और भी बढ़ गई। बलबन को भी विद्रोह का दबाना पड़ा। 40 गुलामों का दल इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में शासन की सहायता के लिए 40 अमीर गुलामों के दल की स्थापना की थी। पहले तो यह दल ही बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ, परंतु थोड़े ही समय बाद यह दल बहुत ही प्रभावशाली हो गया। यह लोग अपने को सुल्तान का निर्माता समझने लगे। ऐबक के बाद आराम शाह को और इसी कारण इल्तुतमिश के पश्चात बहराम शाह, रजिया, रुकनुद्दीन आदि को उन्होंने शासक बनाया। इससे राज्य का गौरव नष्ट हो गया। बलबन ने अपने शासन में इस गुट का अंत कर दिया। अब इनके विनाश का मार्ग प्रशस्त हो गया। या अलाउद्दीन। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के उत्थान की परिस्थितियों का वर्णन। यह सब जो है आप दीर्घ उत्तरी में भी लिख सकते हैं। जैसे का वर्णन कीजिए। पहले हम देखते हैं 1296 ईस्वी में अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन का वध करके उसने रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली छोड़ने के लिए बाध्य करने के पश्चात अलाउद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इस अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन व दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि ग्रहण की। एक विजेता शासक और शासन की प्रबंध
की दृष्टि से मध्य युग के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। अलाउद्दीन को महान कहकर नहीं पुकारा गया, परंतु महानता की काफ़ी निकट था और तुलनात्मक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने में उसे महान स्वीकार करना अनुचित नहीं है। प्रारंभिक जीवन। उसका प्रारंभिक जीवन अलाउद्दीन जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था। अलाउद्दीन के प्रारंभिक जीवन अथवा उसकी जन्म तिथि के बारे में कुछ ठीक पता नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन को पढ़ने लिखने की शिक्षा कम प्राप्त हुई, परंतु वह शास्त्र विद्या में निपुण हो गया। खिलजी क्रांति में उसने महत्वपूर्ण भाग लिया और जब जलालुद्दीन सुल्तान बना तो उससे अमीर ए तजूक और उसके छोटे भाई अलमास बेग को अखूर येग का पद दिया गया। जलालुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन के साथ और एक अन्य पुत्री का विवाह अलमास बेग के साथ किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में भी अलाउद्दीन ने महत्वपूर्ण भाग लिया, जिसके कारण उसे कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दी गई। कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। वृद्ध जलालुद्दीन की सहिष्णु नीति में असंतुष्ट महत्वाकांक्षी खिलजी सरदार उसकी चतुर्दिक एकत्र हो गए और उन्होंने अपने सम्मान एवं पद की वृद्धि की लालसा में से अलाउद्दीन को सुल्तान बनने की प्रेरणा देना आरंभ किया। यह प्रेरणा अलाउद्दीन की मनोवृत्ति के अनुकूल थी। वह अपनी पत्नी और सास के व्यवहार से दुखी था। उसकी पत्नी का सुल्तान की पुत्री होने के कारण दम्भी थी और उसकी सास मालिका ए जहान उसे संदेह की दृष्टि से देखती थी तथा अपने पति और पुत्री को अलाउद्दीन के विरुद्ध भड़काती रहती थी। परंतु अलाउद्दीन आरंभ से ही योग्य एवं महत्वाकांक्षी था। परिस्थितियों ने भी उसका साथ दिया। मुल्तान जलालुद्दीन का सम्मान दिन प्रतिदिन घट रहा था, जिससे अलाउद्दीन और उसके समर्थकों का साहस बढ़ गया। फिर 1292 में उसने सुल्तान की आज्ञा लेकर भिलसा को लूटा और उसके बदले में उसे अवध की सूबेदारी दी गई। 1296 में उसने देवगिर पर आक्रमण किया और वहां के अतुल संपत्ति लूट कर लाया। इससे उसके सम्मान एवं शक्ति में वृद्धि हुई। उसी वर्ष उसने जलालुद्दीन को मानिकपुर बुलाकर धोखे से कत्ल कर दिया। इस कार्य में उसे अपने भाई अलमास बेग से बहुत सहायता मिली, क्योंकि सुल्तान को धोखा देने और फुसलाने में उसका प्रमुख भाग रहा। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया और अपने समर्थकों को प्रतिष्ठित पद दिए। उसके पश्चात दिल्ली की दुर्बल स्थिति ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया और उसी वर्ष रुकनुद्दीन इब्राहिम को भागने के लिए बाध्य करने के उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, अपना राज्याभिषेक किया। इस प्रकार अपनी योग्यता, धूर्तता और देवगिर से लूटे गए धन की शक्ति के आधार पर अलाउद्दीन ने दिल्ली का सुल्तान बनने में सफलता प्राप्त की। फिर अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का उल्लेख। अलाउद्दीन ने बलबन के राजत्व संबंधी सिद्धांत की पुनः स्थापना की। बलबन की भांति वह भी राजा के प्रताप में विश्वास करता था और उसे पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि मानता था। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण थी। एक तो यह सिद्ध कर दिया कि राजत्व पर किसी एक की अधिकार वर्ग का अधिकार नहीं है। दूसरे, धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग करके भी सुदृढ़ शासन की स्थापना की जा सकती है। उसके राजत्व संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला हम देखते हैं निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र का मतलब अलाउद्दीन का शासनकाल निरंकुश राजतंत्र का काल था। सुल्तान स्वयं प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश तथा प्रधानमंत्री था। इस प्रकार न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के समस्त अधिकार सुल्तान में ही निहित था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल मुस्लिम निरंकुशता के विकास की चरम सीमा का काल था। पैगंबर के प्रभाव से मुक्ति मुस्लिम जगत में खलीफा का स्थान सर्वोच्च था। वह सभी सुल्तानों के ऊपर शासक माना जाता था। खलीफा की स्वीकृति के बिना कोई भी वैधानिक ढंग से सुल्तान नहीं हो सकता। उसने यह सिद्ध कर दिया कि धार्मिक सहयोग के बिना राजत्व रह सकता है। दैवी सिद्धांत का अनुसरण। अलाउद्दीन कहा करता था कि राजत्व बंधुत्व नहीं जानता, अर्थात राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। सभी देशवासी उसकी नौकर प्रजा हैं। इस प्रकार फ्रांस के सम्राट लुई 14वें की भांति अलाउद्दीन स्वयं को साम्राज्य का सर्वा मानता था। धर्म का राजनीति से
पृथकीकरण। अलाउद्दीन का विचार था कि धर्म का राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसने राज्य को मुल्ला तथा मौलवी को प्रभाव से मुक्त रखा। अमीरों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन के शासनकाल में अमीर बहुत ही प्रभावशाली हो गए थे तथा इन अमीरों का चरित्र भी दूषित हो गया था। अलाउद्दीन ने इस स्थिति पर विचार करके उनको इतना आतंकित कर दिया कि उससे बात करने में डरते थे। हिंदुओं के प्रति कठोर नीति। अलाउद्दीन ने हिंदुओं के प्रति कठोर रूप अपनाया। हिंदू इतने गरीब तथा असहाय बना दिए गए कि वे न तो सवारी के लिए घोड़ा ही रख सकते थे और न अस्त्र शस्त्र धारण कर सकते थे। इतना वर्चस्व अपना बढ़ा दिया कि हिंदू को इतना कमजोर कर दिया कि वो अपना घोड़ा गाड़ी से नहीं चल सकते, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धर रख सकता था। कितना शासन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा। थैंक यू।